हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमने सीएफटी से रिलेटेड जो भी पोस्टुलेट्स थे, जो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को फाइंड आउट करना था, ये सब कुछ हमने देखा था। जिसके अंदर हमने सीएफएससी के बारे में देखा था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, किस तरीके से उसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है या किस तरीके से उसके अंदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है और हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को डिटरमाइन करते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है हमने स्टडी की थी। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक है ये है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी देखिए, वर्नर ने जो थ्योरी दी थी ना, यही वर्नर थ्योरी है। ये जो एक स्विस साइंटिस्ट थे, एक स्विस साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया था। जो स्विस साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो भी अपनी थ्योरी बताई थी या जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह किए थे कंपाउंड्स को या कॉम्प्लेक्सेस को लेकर के, तो उनके इस वर्क के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना। तो जो वर्नर्स थ्योरी क्या बोलती है कि इसके अकॉर्डिंग जो है ना, आयंस जो है वो टू टाइप्स की वैलेंसीज को रखते हैं। तो मैं क्या बोलूं, अकॉर्डिंग टू वर्नर, ions have two types of valencies। कि आयन जो है दो टाइप की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं या रखते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी valencies and second one is secondary valencies, है ना। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता। फॉर दिस वर्क ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1913। ही गॉट नोबेल प्राइज for this work in 1913, है ना। 1913 में इनके इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। देखिए, इन्होंने जो प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में जो डिटर्मिनेशंस किए थे, जो बताया था, तो इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल है उसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो जनरली हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज प्राइमरी वैलेंसीज। और कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको बोला था, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अटैच्ड होते हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यही उसकी क्या कहलाती है, सेकेंडरी वैलेंसीज कहलाती है। क्या कहलाती है ये उसकी सेकेंडरी वैलेंसी या फिर द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। देखिए, जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है वो आयोनाइजेबल होती है, दैट वन इज नॉन आयोनाइजेबल, है ना। तो मैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस को लिख देती हूँ। होप कि आप लोगों ने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी, है ना। इफ यू हैव नॉट रिटन इट देन टेक स्क्रीनशॉट, है ना। तो मैं यहाँ पर जो इन दोनों के बारे में जो डिफरेंसेस को बता देती हूँ, ठीक है। डिफरेंसेस क्या हो जाते हैं प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज में। ओके, देखिए, इट रिप्रेजेंट द, फर्स्ट वन इज इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। ये क्या बताता है भाई, आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताता है। एंड दिस वन, एंड इट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कह दूं या आयन कह दूं या फिर क्या कह दूं मैं, कंपाउंड कह दूं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स और आयन, कुछ भी मैं इसको कह सकती हूँ। हाँ जी, तो इसके अंदर जब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो है, ये वाला ही तो बात है, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रहा है, तो ये केवल और केवल इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की बात है। तो ये कैसा है, आयोनाइजेबल है ना, जबकि ये नॉन आयोनाइजेबल है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि इट इज आयोनाइजेबल। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकती हूँ, इट इज आयोनाइजेबल and this one is not ionizable and it is not ionizable. Okay,
ये जो आयोनाइजेबल है यानी कि क्या, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि क्या हो गया कि ये किसके थ्रू सेटिस्फाइड हो रहा है, नेगेटिव चार्जेस के थ्रू ये सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूं, इट इज सेटिस्फाइड बाय द, इट इज satisfied by the negatively charged ion। और इसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ कि it is satisfied with negative charge और positive charge और न्यूट्रल मॉलिक्यूल और लिगेंड्स। क्लियर हो गई बात। देखिए अब कोऑर्डिनेशन जो नंबर आता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स के शेप के बारे में हमें पता चलता है। इसमें थोड़ी ना ऑक्सीडेशन स्टेट से थोड़ी ना हम शेप को बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स के। तो मैं क्या लिखूं, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट associated with shape of the molecule। और ये क्या है भाई, एसोसिएट करता है, इट इज associated with the shape of molecules। अब बात आती है कैसे भाई, आप ही बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, मैं ऊपर वाला इरेज करती हूँ, है ना, ऊपर वाला मैं पॉइंट इरेज कर देती हूँ, आप लोगों को नीचे लिखते हुए जाना है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 2 तो शेप कैसी, लीनियर। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये चीजें बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। 4 है तो टेट्रा हेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, ऐसा ही तो निकलेगा। 5 है तो ट्राइगोनल बाय पैरामीटर, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। इज इट क्लियर? ओके, तो ये हो गया जो है वर्नर ने जो अपनी थ्योरी दी थी इसके बारे में। तो जनरली तो उसने यही बोला कि क्या होता है भाई, कि ये जो है प्राइमरी वैलेंसीज आयंस जो होते हैं वो 2 टाइप के वैलेंसीज रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, और जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सेकेंडरी वैलेंसीज को बताते हैं, है ना। जो प्राइमरी वैलेंसीज है आयोनाइजेबल, सेकेंडरी जो है नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। प्राइमरी अगर आयोनाइजेबल है तो ये जो है सेटिस्फाइड किससे होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल से, जबकि ये जो है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है या मॉलिक्यूल्स हैं या पॉजिटिवली चार्ज हैं या फिर अगर न्यूट्रल भी है तो उनके थ्रू भी ये सेटिस्फाइड हो सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के फाइंड आउट करने से हमें उस कॉम्प्लेक्स की शेप नहीं पता चलती है, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें पता होता है तो हम जो है उस कॉम्प्लेक्स की शेप को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो लिखिए इस चीज को आप लोग, आगे इसका एक एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर कर देते हैं। ओके, राइट इट और टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रेज इट। अब देखिए इसके अंदर जो है मैं एक आपके लिए एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। उस एग्जांपल के अंदर हम नंबर ऑफ टोटल आयंस निकालेंगे, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस के बारे में देखेंगे, है ना। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि जब ये AgNO3 के साथ में जब ये रिएक्शंस करते हैं तो किस तरीके से ये पीपीटी और कितनी अमाउंट में पीपीटी वगैरह को बनाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम इसके अंदर इसके एग्जांपल में हम देखते हैं। तो देखिए, ओके, सो आई एम राइटिंग हियर वन एग्जांपल। जैसे 1 मोल COCl3 मैंने ले लिया, 1 मोल COCl3 डॉट 6H2O डॉट 6H2O, ये 6 है भाई, डॉट 6H2O। ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। मैं यहाँ पर पहले एक टेबल को क्रिएट कर देती हूँ। क्या है ये, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक मेरा हो गया ये वाला, ठीक है। बनाइए आप साथ साथ में, मेरे साथ में ही आप इसको ये
टेबल क्रिएट करनी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकेंड। नेक्स्ट लिखे आप टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, फिर नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस, नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस। फिर उसके बाद में देखिए AgNO3 के साथ में जब ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन विद AgNO3 एंड देन AgCl प्रेसिपिटेट, पीपीटी बनाता है ये, AgCl का क्या बनाता है ये, पीपीटी बना लेता है। तो ये चीज जब हम इसकी स्टडी करते हैं, जैसे 1 मोल COCl3.6H2O लिया, हमने लिया 1 मोल COCl3.5H2O, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिया। एक लिया हमने 1 मोल COCl3.4H2O, एक और हमने ले लिया 1 मोल COCl3.4H2O, सेम कंपाउंड ले रहे हैं हम। अभी इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए इसके कलर के बारे में देखिए, तो येलो पर्पल, इसका होता है येलो कलर, इसका होता है आपका पर्पल कलर, ये होता है आपका ग्रीन कलर का, और नेक्स्ट होता है आपके वॉयलेट कलर का, नेक्स्ट होता है आपके वॉयलेट कलर का। अब जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, भाई रिएक्शन हुई तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। हाँ जी, तो अब हम क्या बात करते हैं इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो गया भाई आपका, इसका देखिए COH2O का होल 6, ठीक है, +3 और 3Cl माइनस। हाँ जी, तो देखिए ये हो गया। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है आपके, COH2O का होल 5 और एक Cl 2Cl माइनस +2। नेक्स्ट COH2O का होल 5, 4 है ना, H2O होल 4, Cl2 और Cl माइनस, COH2O होल 4, Cl2 और Cl माइनस। इज इट क्लियर, है ना। जब हम टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स केवल 1 आयन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो 1 और 3 4, 1 और 2 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2। ये हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात हमने यहाँ पर कर ली है, 4 3 2 और 2। अब हम यहाँ देखें नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, तो यही वाले तो आपको देखने हैं, है ना। ये 3 है तो कितने हो गए 3, ये कितने हैं 2 Cl माइनस है, 1 है और ये भी 1 है। अब देखिए क्या होता है जब हम इसकी COCl3.6H2O कह दूं या इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिएक्शन जब मैं AgNO3 के साथ करवाऊं या इसकी कराऊं AgNO3 के साथ, या इसकी AgNO3 के साथ मैं रिएक्शन करवाऊं या इसकी AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाऊं, तो रिएक्शन के बाद में ये AgCl का एक प्रेसिपिटेट या अवक्षेप देते हैं। क्या देते हैं ये, AgCl का एक प्रेसिपिटेट या अवक्षेप हमको देते हैं। तो ये कितने देते हैं भाई, जितने Cl माइनस आयन होंगे उतने ही ये प्रेसिपिटेट देते हैं। तो 3 AgCl, 2 मोल लिख लेना AgCl, 1 Cl माइनस तो 1 मोल AgCl और 1 मोल ऑफ AgCl, लिखिए इसको 1 मोल ऑफ AgCl। अब देखिए क्या होता है जब हम मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं, किसकी, मोलर कंडक्टेंस की बात करें, तो क्या हो जाता है जैसे जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं इंक्रीज होते जाते हैं, एंड जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं तो क्या हो जाता है मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। एन इंक्रीज होने से मोलर कंडक्टेंस भी इंक्रीज होता है और एन के डिक्रीज होने से मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड होता जाता है। तो मैं क्या बोलूं, जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम आ रही हूं, यानी कि यहां से यहां को आ रही हूं, तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताइए। नीचे आने पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, तो मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। ध्यान रखना एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेता है कि कौन से कंपाउंड की मोलर कंडक्टेंस हाईएस्ट होगी और कौन से कंपाउंड की लोएस्ट होगी। तो आपको सबसे पहले ये इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा
उसमें आपको देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के थ्रू कितने हैलाइड आयंस हैं जो कि कितने AgCl प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जितने ज्यादा AgCl प्रेसिपिटेट उतना ज्यादा उसका मोलर कंडक्टेंस, और जितना कम AgCl प्रेसिपिटेट उतना ही कम उसका क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। सो क्लियर? सो टेक ए स्क्रीनशॉट और राइट इट। This one is all about our Werner's theory. This one is all about our Werner's theory. So I'm going to rub it. Okay? Now see. Now our next topic is metal carbonyls. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लियर हो रही है आपके कंसेप्ट, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कंटिन्यू हमारे चैनल द मैग्नेट एकेडमी के साथ में टच में बने रहिए। रेगुलर जो है बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलरली जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको टाइम टू टाइम उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में। मेटल कार्बोनाइल्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ जी, तो मेटल कार्बोनाइल्स क्या हो गए? द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल विद कार्बोनाइल्स। क्या लिख दूं मैं? द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ मेटल विद कार्बोनाइल्स are called metal carbonyls. Are called metal carbonyls. देखिए, जो मेटल कार्बोनाइल्स है ना, ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में भी पाए जाते हैं और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में भी पाए जाते हैं। किस किस में पाए जाते हैं? होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक दोनों टाइप्स के कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। इनिशियल जो क्लासेस थी उसके अंदर मैंने आपको होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बताए थे। क्या होता है याद करिए। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो जिसके अंदर एक ही टाइप के लिगेंड पाए जाते हैं, और हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। वो क्या कहलाते हैं? आपके हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी जो स्टडी है ये हमें किसके लिए करनी है? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के लिए या होमोलैप्टिक कंपाउंड्स के लिए करनी है ना। आपके सिलेबस में कौन सा है? होमोलैप्टिक कंपाउंड कार्बोनाइल्स जो है इनके लिए है। तो मैं बात करूं अगर होमोलैप्टिक कार्बोनाइल्स की बात करूं तो कौन से होंगे? इन विच ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। इन विच only one type of ligands are present, है ना। वो तो होमोलैप्टिक कहलाएंगे। लेकिन अब ये कार्बोनाइल्स की बात हो रही है तो लिगेंड यहाँ पे कौन से प्रेजेंट होंगे? कार्बोनाइल्स। कौन से प्रेजेंट होंगे? कार्बोनाइल्स आर प्रेजेंट मीन्स ओनली कार्बोनाइल्स are present here as a ligands, are present here as a ligands। लिगेंड्स के फॉर्म में यहाँ पर केवल क्या प्रेजेंट होंगे भाई? कार्बोनाइल्स ही प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोनाइल्स ही यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखें। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं बताती हूँ आपको। आप एक एग्जांपल लिखिए NiCO4। NiCO4 बताइए इसका जो नेमिंग होगा, IUPAC जो नेमिंग लिखूंगी वो मैं क्या लिखूंगी? टेट्रा कार्बोनाइल निकल, यही लिखूंगी टेट्रा कार्बोनाइल निकल। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी इसकी? 0 आएगी। तो इसका जो IUPAC हम नेमिंग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा? टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। और इसकी शेप कैसी होगी भाई? शेप कैसी होगी आप खुद बताइए। टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। एक एग्जांपल और देखें इसके, FeCO4 पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0।
पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0। शेप कैसी होगी भाई इसकी बताइए, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। अब इतना चीजें मुझे डीप में बताने की जरूरत ही नहीं है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए हम, CO होल 6, क्रोमियम ले लो यहाँ पर, CrCO होल 6, हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0। बताइए क्या होगा, 6 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय संरचना हो गई है इसकी। कैसी संरचना हो गई है, अष्टफलकीय संरचना हो गई है। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए ये वाला मैं इरेज कर रही हूँ, है ना, अष्टफलकीय संरचना हो गई है। अब कुछ और हम देखें, जैसे मैंने यहाँ पर देखा Mn2CO होल 10। अब बताइए इसका सबसे पहले IUPAC नेमिंग क्या होगा, बताइए भाई। डेका कार्बोनाइल, देखिए डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेटस 0। देखिए इसके अंदर क्या होता है, MnMn बॉन्ड पाया जाता है। यहां मैं बोल दूं कि दो जो है MnCO होल 5 जो है, दो MnCO होल 5 आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके क्या बनाते हैं, Mn2CO होल 10 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, Mn2CO होल 10 बनाते हैं। तो जब मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो इसकी जो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी, देखिए Mn 1 2 ये हो गए, कितने हैं यहाँ पर 10 है, CO 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 और CO 6 हो गए, 7 और 8 वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, क्या हो गया इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या हो गया भाई यहाँ पर, ये जो इसकी जो स्क्वायर पायरामिडल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो स्क्वायर पायरामिडल स्ट्रक्चर आपस में ज्वाइन होते हैं या जुड़ते हैं और जा करके इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर MnMn बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है। क्लियर, नीचे वाला मैं इरेज कर रही हूँ, ऊपर वाला आप लोग बना लीजिए। अब देखिए इसके बाद में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, CO2CO होल 8। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, दो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO होल 8। अब 8 को मैं क्या बोलूं भाई, ऑक्टा कार्बोनाइल, क्या कहूं, ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 0। डाई कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी 0। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ये ऊपर इरेज कर रही हूं मैं। देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई, ब्रेस्ट बन जाएगा। कैसा बनेगा, इसका ब्रिज बन जाता है। तो CO कितने हैं भाई, 8 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ब्रिजिंग स्ट्रक्चर इसकी बनती है। कैसे स्ट्रक्चर बनती है, ब्रिज स्ट्रक्चर बन जाती है, नोट कर लो इसको। और ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये इसकी सॉलिड स्टेट में बनती है भाई, इन सॉलिड स्टेट। सॉल्यूशन स्टेट में ऐसे नहीं बनती है, सॉल्यूशन स्टेट में ऐसी बनती है। ये बनती है इसकी सॉल्यूशन स्टेट में, ये बनती है इन सॉल्यूशन स्टेट। और सॉलिड स्टेट में ब्रिज कंपाउंड बनता है, ब्रिजिंग स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। क्लियर, तो इरेज कर दूं मैं इसको।
देखिए इसके बाद में हम देखते हैं मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्डिंग कैसे पाई जाती है, ठीक है। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, हाँ जी। तो इसके बाद हम देखते हैं जो मेटल कार्बोनाइल में बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं कि कितनी टाइप्स की बॉन्डिंग पाई जाती है। तो मैं हेडिंग लिखती हूँ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, ठीक है। देखिए जो बॉन्डिंग है मेटल कार्बोनाइल्स में वो दो टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है। एक तो पाई जाती है आपकी सिग्मा बॉन्डिंग, कौन कौन सी है, सिग्मा बॉन्डिंग, और दूसरी पाई जाती है आपकी पाई बॉन्डिंग। कौन सी होती है आपकी, पाई बॉन्डिंग। जो सिग्मा बॉन्डिंग होती है ना, ये होती है लिगेंड से मेटल की तरफ, लिगेंड टू मेटल, कहां से कहां को होती है, लिगेंड टू मेटल। जबकि ये कहां से कहां को होती है, मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड, ये बॉन्डिंग। और ये कहां से कहां को होती है भाई, लिगेंड टू मेटल होती है। अगर लिगेंड टू मेटल होगी तो कौन सी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग। और अगर मेटल टू लिगेंड होती है तो कौन सी बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है भाई, पाई बॉन्डिंग होती है। तो अगर मैं इसके अंदर ये ऐसा बोल सकती हूँ ना कि मेटल और लिगेंड है, एक ऐसी बॉन्डिंग और एक ऐसी बॉन्डिंग। मेटल टू लिगेंड अगर जा रहा है तो कौन सी, पाई बॉन्डिंग। लिगेंड टू मेटल अगर आ रहा है तो कौन सी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग। देखिए ये जो दोनों बॉन्डिंग होते हैं, पाई बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग जो होते हैं, एक दूसरे के इंटरएक्शन को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के इंटरएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक इंटरएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको, सिनर्जिक इंटरएक्शन कहते हैं। तो मैं क्या कहूं, इन मेटल कार्बोनाइल्स, इसमें आप लिख सकते हैं इन मेटल कार्बोनाइल्स both the bonding, which bonding, sigma bonding and pi bonding increased to, both the bonding increased to each other। एक दूसरे की को क्या करते हैं भाई, इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे की को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिनर्जिक इंटरएक्शन। सो इट इज नोन एज सिनर्जिक इंटरएक्शन। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सिनर्जिक इंटरएक्शन। देखिए भाई सिनर्जिक इंटरएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि सिनर्जिक इंटरएक्शन किसमें पाया जाता है, मेटल कार्बोनाइल्स में। और किसकी वजह से पाया जाता है, दो बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब देखिए भाई सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, बस छोटा सा टॉपिक रह रहा है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। इन दोनों बॉन्डिंग्स के बारे में हम देखते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं सिग्मा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। सिग्मा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। देखिए इसमें क्या होता है कि सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर क्या हो जाता है, ये मेटल है और ये है आपका कार्बोनाइल्स, ये है आपका कार्बोनाइल्स है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसके पास में और इसके पास में क्या है, लोन पेयर है। कार्बोनाइल के कार्बन के पास में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। और ये क्या है आपके पास में, वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल है यहाँ पर, ठीक है। जब सिग्मा बॉन्डिंग होती है मेटल कार्बोनाइल में तो मेटल के पास में एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और कार्बोनाइल कार्बन के पास में एक लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर क्या होता है भाई, इस मेटल कार्बोनाइल के साथ में रिएक्शन कर जाता है। क्या करता है उसके साथ में, उसको जो अपना
जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये कार्बोनाइल का जो कार्बन है ये मेटल एटम को प्रोवाइड कर देता है। प्रोवाइड करने के बाद में इसके बीच में रिएक्शन कैसी हो गई भाई, ऐसी रिएक्शंस हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला आपके कि मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ lone pair of electron, donation of lone pair of electron on the carbonyl carbon atom into the vacant orbital of metal, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं पाई बॉन्डिंग, ये लास्ट है हमारा आज का टॉपिक, पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। देखिए सिग्मा बॉन्डिंग का फॉर्मेशन समझ में आ गया आपको कि CO से मेटल की तरफ जाता है या लिगेंड से मेटल की तरफ ये जाता है। कहां से कहां को जाता है, लिगेंड से मेटल की तरफ जाता है। अब यहाँ पर देखिए भाई पाई बॉन्डिंग जब हम देखते हैं तो मेटल टू लिगेंड की तरफ जाता है। ये कहां से कहां को जाता है, मेटल टू लिगेंड की तरफ जाता है। ये मेटल है, यहां पर जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस मेटल के पास में फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। कैसे ऑर्बिटल्स हैं ये, फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल्स इसके पास में होते हैं, फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, उस लिगेंड के साथ में, इसके साथ में, लिगेंड के साथ में रिएक्शन करता है। इसके पास में क्या होता है भाई, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। ये क्या है, पाई स्टार। कैसा होता है ये, वेकेंट होता है, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये इसने इसके साथ में रिएक्शन की, रिएक्शन जब की यानी कि क्या हो गया भाई, जो वेकेंट, ये मेटल क्या कर रहा है, अब इस केस में क्या करेगा कि जो मेटल जो है, जो फील्ड ऑर्बिटल है इसके पास में, यहां से ये इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट करता है, कार्बोनाइल कार्बन के वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है। और डोनेट करके यहाँ पर क्या बना लेता है, देखिए भाई ये मेटल, ये कार्बन है, कार्बोनाइल, ये हो गया, ये इधर हो गया, ये यहां से ये, यहां से ये, और इसका भी ये वाला, ये हो गया आपका सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार को यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ पर आ गए, है ना, ये क्या हो गया, इधर आ गए। अब ये क्या बन गया, इधर पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल कार्बोनाइल के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर ये एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार है, ना कि पाई है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। किस क्या है ये, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो आज जो है हमारा यहाँ तक जो मेटल कार्बोनाइल्स तक हमने कर लिया है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक तो वर्नर्स थ्योरी के बारे में पढ़ा और मेटल कार्बोनाइल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आप लोग जो है, जो भी ये वीडियो है आप इसको ध्यान से करिए। कहीं पर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दूंगी मैं। अब जो है हमारे जो टॉपिक्स रहे हैं वो रहा है, एक इसके अंदर आइसोमेरिज्म से रिलेटेड टॉपिक रहा है जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है, टिल देन stay tuned with us, keep watching our videos and like, share
and subscribe our channel, The Magnet Academy. Thank you.